देखिए भाई, हो गया। अब तो चल इसी में ले लो क्लास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो गया, ठीक है भाई। कल एक क्वेश्चन चल रहा था आपका, और एक क्वेश्चन था आपका, हाँ भाई, SNX, आवाज़ नहीं है, SNX एक अनुक्रम थी, SNX या SN आपकी एक अनुक्रम थी, SN एक अनुक्रम है जहाँ SN बराबर, उसको थोड़ा सा सही कर लेना, वो 1/1 फैक्टोरियल 2 1/3 ये था। फैक्टोरियल लगा लेना बस उस क्वेश्चन में, कल लिखाया था ना मैंने जो, हाँ कल लास्ट में लिखाया था ना मैंने। पहला तो कौशी था ही नहीं, कौशी अनुक्रम नहीं था और अभिसारी भी नहीं था। ये वाला कौशी और अभिसारी दोनों होता है, जो कल लिखाया था लास्ट में। 1 + 1/n लिख गया था ना वो, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 लिखाया था ना कल, लास्ट वाला देखो कॉपी में, लास्ट में लिखाया नहीं था क्या? हाँ तो इसको फैक्टोरियल लगा लो, इसमें ये फैक्टोरियल लगा लो। कौशी अनुक्रम व अभिसारी अनुक्रम दोनों है। अरे एक तो ये था 1 + 1/3 + 1/5 ... 1/2n-1। ये ना तो कौशी था ना अभिसारी था, है ना। कौशी व अभिसारी नहीं, क्योंकि एक दृष्ट वर्धमान तो था लेकिन अपर बाउंड नहीं था। एक और मैंने इसमें लिखाया था कल रिजल्ट के तौर पर, 1 + 1/2 + 1/3 लिखाया था क्या, है ना। उसमें यहाँ पर एक फैक्टोरियल कर लो, जल्दबाजी में रह गया था। वहाँ जो कल क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, उसमें फैक्टोरियल लगा लो। इसमें क्या लगाओगे, पहले तो आप फैक्टोरियल लगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, ठीक है। हाँ समझ में आया क्या नाम है? फिर बाद में पूछोगे, फिर बात कर रहे हो फिर पूछोगे, समझ क्या कहा मैंने क्वेश्चन में, क्या कहा? हाँ तो बस, तो ये लगा लो, ये जो दोबारा लिखाया था ना, तो ये भी आपका क्या है, कौशी अनुक्रम व अभिसारी अनुक्रम, वो लिखाया था ना मैंने, उसमें फैक्टोरियल लगा देना। अगर फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ ना तो फिर वो भी कौशी नहीं है, क्योंकि अपर बाउंड पॉसिबल नहीं होता उसका भी, है। वही वाला केस लगाएंगे, देखो ये लिख लिया ना, कल क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसमें बस फैक्टोरियल लगा लो। हाँ तो उस पर नहीं कर दो, चाहे इसको दूसरा लिख लो। ये वाला था वो, और ये वाला नहीं था। SN बराबर, अगर ये था ना 1 + 1/2, क्योंकि इसमें अगर मैं चर्चा करूं, हाँ भाई कल ये वाला नहीं था ना, 1 3 5 7 वाला, अब इसमें तो उल्टी और टर्म जुड़ रही हैं, जब यही परिबद्ध नहीं है तो ये कहाँ से हो जाता है, तो फैक्टोरियल वाला हो जाता है। फैक्टोरियल वाला कौशी अनुक्रम व अभिसारी अनुक्रम दोनों होता है। अब पहले तो आवाज़ कम करेंगे। फैक्टोरियल वाला कौशी और अभिसारी अनुक्रम दोनों हो जाता है, फैक्टोरियल वाला होगा केवल।
कौशी व अभिसारी अनुक्रम दोनों है। फैक्टोरियल वाला ठीक। कल कहाँ तक क्वेश्चंस करा दिए थे? 71 तक हो गए थे। दो 2024 का फोल्डर है क्या कहीं? सेवेंटी 71 तक हो गया था, है ना? जब सीट में क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ ही करा देंगे, दोबारा भी तो कराने पड़ेंगे। ये कह रहा हूँ ऊपर है थोड़ा सा। x1 xn दे ही रखा है, किस संख्या को अनुक्रम अभिसृत होती है। अबे कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था कि भाई जैसे कि आप जीरो पे कन्वर्जेंट हो रहे हो, जीरो पर कन्वर्जेंट हो रहे हो, अगर मैं आपको x1 से धक्का दूं या x2 से धक्का दूं या x3 से धक्का दूं या xn से धक्का दूं या xn+1 से धक्का दूं, कहीं से भी धक्का दूं, आप किस पे जाओगे? ग्राउंड फ्लोर पर जाओगे, जीरो पर जाके कन्वर्जेंट हो जाते हो। यानी कि कहने का मीन क्या हुआ कि जब भी अनुक्रम के अभिसरण को ज्ञात कर रहे हो आप, तो अनुक्रम अभिसारी है या नहीं, तो उस केस के अंदर आप जब भी अनुक्रम के अभिसरण को देखो तो xn भी l पर भागेगी और xn+1 भी l पर भागती है और xn-1 भी l पर भागती है। सभी की सभी पे अगर मैं किसी पे भी लिमिट लगाऊं वो हमेशा l की तरफ ही भागते हैं। किसकी तरफ? l की तरफ। अब हमसे अनुक्रम किस पर अभिसृत होती है, किस संख्या पर अभिसृत होती है, तो लिमिट का मान पूछा है। तो आप जानते हो कि लिमिट, एक चीज ध्यान रख लो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर अनुक्रम अभिसारी है ना तो xn भी l पर जाएगी, xn+1 भी l पर जाएगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn+1 भी l पर जाएगी और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn-1 भी l पर जाएगी। सभी कहीं से भी आप भगा दो अनुक्रम को, वो सभी की सभी किस पर जाते हैं? बोलो l पर जाते हैं। पेन ड्राइव में रियल का एक ही बनी पड़ी है पूरी 203 क्वेश्चंस की, वो खुलेंगे नहीं इसमें, तो उसे 3 पार्ट में तोड़ दे या फिर 100 प्लस के बाद दूसरा बना दियो, 100 तक तो इसमें खुल जाते हैं ना। ठीक है भाई, तो अब इस पे लगा दो, ये वाला आपका दे ही रखा था, तो यहाँ xn बराबर कितना था बोलो? यहाँ xn बराबर कितना था? 6 + xn-1। अब लिमिट लगा दो इस पे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमें लिमिट का मान चाहिए, l का मान। अब सपोज दैट ये किस पे कन्वर्जेंट हो रही है? l पर, तो इसका मान l लग दीजिए, और अंडर रूट ये 6 है ही, ये तो कांस्टेंट है, इसका भी मान क्या हो जाएगा? l। इसका वर्क कर दीजिए, कितना आएगा बोलो? ये l², 6 + l। इधर से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा l² - l, अरे माइनस का 6 = 0।
यही आ जाएगा। जिसकी वैल्यू निकालो कितनी आती है एल की, -3 L - 3 L + 2 बराबर 0। अब L का मान कितना लेना पड़ेगा फिर आपको, 3 लेके -2, 3 इस वजह से क्योंकि अनुक्रम का पहला पद 1 है। कौन सा है, 1। कैसी नंबर है, पॉजिटिव। कैसी नंबर है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये एकदिष्ट वर्धमान होगी। कैसी होगी, एकदिष्ट वर्धमान। एकदिष्ट वर्धमान होगी तो वर्धमान लिमिट पे ही जाके कन्वर्जेंट होगी, यानी पॉजिटिव नंबर पे कन्वर्ज होगी। तो L बराबर कितना आएगा, 3। जबकि L का मान क्या संभव नहीं होगा, -2 संभव नहीं। तो L की जो वैल्यू है कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। L का जो मान है वो -2 संभव नहीं है। L की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। बोलो कोई समस्या, लिख लीजिए इसको। क्या एन, क्या, हाँ, अगर इन्फिनिटी होता तो फिर अभिसृति नहीं होती। लिमिट का मान अगर इन्फिनिटी आ जाता है, बताया तो था, फिर तो वो डाइवर्जेंट होगी। उसने क्या दिया ना, अभिसारी हो रही तो फाइनाइट लिमिट पे जाएगी। अगर कन्वर्जेंट होती है तो फाइनाइट लिमिट ही आएंगी ऑप्शन में। फिर तो इन्फिनिटी ऑप्शन में हुआ तो डाइवर्जेंट होगा, सीधा काटेंगे ना उसको, क्यों चेक करेंगे भाई। अनुक्रम के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुक्रम के 1, 2 या 3 या 4 पदों को छोड़ दिया जाए या ले लिया जाए, अनुक्रम के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। xn भी l पर जाएगी, xn + 1 भी l पे जाएगी और xn - 1 भी l पर जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया, इस पे लिमिट लगा दी, इसका मान l रख दिया, इसका भी मान l रख दिया। l की वैल्यू निकाली, 3 आई थी और -2 आई थी। l बराबर -2 संभव नहीं, क्योंकि अनुक्रम का पहला पद पॉजिटिव है तो अगला पद भी पॉजिटिव आएगा, तीसरा पद भी पॉजिटिव आएगा, तो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम होगी। कैसी होगी, एकदिष्ट वर्धमान। देखो कैसी होगी एकदिष्ट वर्धमान, यही बता देता हूं आपको। हाँ जी, x1 बराबर कितना था, यहाँ x1 बराबर कितना दे रखा है बताओ, 1 है, ठीक है। x2 निकालो, अजी x2 निकालो, कितना आएगा, x2 पता, x2 यहां से निकलेगा। n का मान कितना रखना पड़ेगा, 2। कितना रखना पड़ेगा, 2। तो कितना आएगा, बराबर √6 प्लस, यहाँ 2 रखो, 2 - 1 तो ये x1। x1 का मान कितना है, 1। तो कितना हुआ बोलो, 6 + 1 √7। तो बताओ मुझे यहाँ x2 किससे बड़ा हो गया, x2 बड़ा हो गया किससे, x1 से। तो कैसी हो गई एकदिष्ट वर्धमान, कैसी हो गई एकदिष्ट वर्धमान। जब एकदिष्ट वर्धमान हो तो डेफिनेटली ऊपर से परिबद्ध होगी, तभी लिमिट निकल सकती है। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो लिमिट निकाल लिया करो डायरेक्ट। अगर लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो आप कह दो कि एकदिष्ट वर्धमान, तो डेफिनेटली ऊपर से क्या होगी, परिबद्ध होगी। एकदिष्ट वर्धमान है, वर्धमान भी लिख दें। तो लिमिट का मान -2 संभव नहीं होगा। वैल्यू ऑफ लिमिट जो है वो -2 संभव नहीं होगी। ठीक है भाई, कोई समस्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 72 हो गया, 71 कल हो ही चुका था। सेवेंटी 73 देखिए भाई, हो गया क्या? ये तो मैंने वर्धमान भी बता दिया, इसके बारे में पूछा जाए तो एकदिष्ट वर्धमान है। अनुक्रम के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि अनुक्रम के 150 पद छोड़ दिए जाएं, 1000 पद भी छोड़ दिए जाएं। मतलब फाइनाइट नंबर में अगर हम पद छोड़ते हैं तो अनुक्रम के कन्वर्जेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेम लिमिट पे जाके कन्वर्जेंट होती है।
चाहे तो xn से धक्का दे दो, चाहे xn +1 से धक्का दे दो या xn -1 से दे दो, सेम लिमिट पे जाके क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। हमेशा सेम लिमिट पे जाके क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। क्या किसमें, हाँ तो निरंतर एक दिष्ट वर्धमान है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, निरंतर बढ़ी रही है, लेकिन अपने उच्चक पे जाके अभिसरित हो गए, इसका उच्चक 3 आएगा, 3 से ऊपर नहीं जाएगा इसका मान, इसका मान 3 से ऊपर नहीं जाएगा। लिख लिया ना, थोड़ा स्पीड बनाओ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा स्पीड बनाओ, लिख लिया ना। देखो भाई जल्दी करो, आगे क्वेश्चंस भी तो कराने, थ्योरी भी तो अभी काफ़ी बची हुई, अभी तो श्रेणियों का विस्तरण आएगा, फिर फलनों की श्रेणी और अनुक्रम बना देंगे। हाँ जी, ये दे रखा है वर्धमान और आसमान पे क्वेश्चन है ना। n की वैल्यू रख के देख लीजिए। अजी बोलो क्या आएगा, n का मान 1 रखो, -5 और 3 और 2 5। अब n का मान 2 रखो, -3 बटे 8, फिर n का मान 2 रख दिया, अब n का मान 3 रखो, ये कितना आएगा, 3 रखा है ना, तो -1, n का मान 4 रखो, 8 - 7 1, 12, 4 × 12 और 2, ठीक है, यही आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंश और हर में अगर n के या n² के या n³ के गुणांक समान हो तो उनकी कोएफिशिएंट सीधे ले लिए जाते हैं। तो इसका गुणांक कितना है 2 और इसका कितना है 3, यानी कि ये 2/3 की ओर भागेगी। किसकी ओर भागेगी? हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखो, जब भी अनुक्रम की बात कर रहे हो तो लिमिट निकाल लो, लिमिट आएगी इसकी 2/3, तो अभिसारी अनुक्रम होगी। और अभिसारी तो यानी कि या तो एक दिष्ट वर्धमान है या फिर एक दिष्ट ह्रासमान है। लेकिन आप यहाँ से देखो ये 2/3 की ओर भाग रही है, किसकी ओर जाएगी? 2/3 की ओर जाएगी। अब 2/3 की ओर जाएगी, वहाँ पे जाके रुक जाएगी, लेकिन 2/3 इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। अब देखो नेगेटिव से स्टार्ट हुई थी, पॉजिटिव पे पहुँच गई। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? नेगेटिव से स्टार्ट हुई थी और पॉजिटिव पे, तो एक दिष्ट वर्धमान। तो यानी कि ये x1 है, x1 से बड़ा कौन है बोलो? x2 है, x2 से बड़ा कौन है? x3 है, x3 से बड़ा कौन है? x4 है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और लिमिट जा रही है इसके ऊपर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नीचे से कहाँ से परिबद्ध हो गई? -1 से, और ऊपर से किससे परिबद्ध हो गई? 2/3 से। 2/3 से भी है, 1 से भी परिबद्ध है, 2 से भी परिबद्ध है, ये सब अपर बाउंड होते हैं। अगर कोई अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध है तो उसके अनंत संख्या में ऊपरी परिबंध होते हैं, लेकिन ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान क्या होता है? उसका उच्चक, और उच्चक क्या आएगा? इसकी लिमिट ही आती है। तो देखिए यहाँ xn की जो वैल्यू है वो 2/3 से तो क्या है? छोटी है, ठीक है, और किससे बड़ी है बोलो? -1 से। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो देयरफॉर अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान व परिबद्ध है। एक दिष्ट वर्धमान, इन्होंने क्या कहा? एक दिष्ट वर्धमान एवं ऊपर से अपरिबद्ध कह रहा है, ऊपर से अपरिबद्ध कह रहा है, तो कैसा है? गलत ऑप्शन है। एक दिष्ट आसमान एवं नीचे से अपरिबद्ध कह रहा है, गलत। एक दिष्ट वर्धमान एवं परिबद्ध, एक दिष्ट आसमान, आसमान तो है ही नहीं, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, वर्धमान व परिबद्ध अनुक्रम। कुछ नहीं, बस उच्चक और निम्नक वाला एक खेल होता है इसमें। बाउंडेड की बात तो वहीं से की जाती है, और वर्धमान और आसमान की बढ़ते हुए और घटते हुए पदों को देख लो, वहाँ से आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाता है 73 का फर्स्ट। कोई समस्या? लिख लीजिए 73 को, 73। जब भी कौशी अनुक्रम की बात आए ना रियल एनालिसिस में, मैट्रिक की बात नहीं करूँगा, मैट्रिक स्पेस में तो अलग चर्चा होती है, दूरिक समष्टि में,
वहाँ एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, तो दूरिक समष्टि की डेफिनेशन लग जाती, वहाँ पे केस विफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमेशा सफल होता है। जो कन्वर्जेंट है वो कॉसी है, जो कॉसी है वो कन्वर्जेंट है रियल में, लेकिन वहाँ पर उल्टा हो जाएगा, विलोम सत्य नहीं रहेगा वहाँ पर। जो कॉसी है वो तो कन्वर्जेंट, जो कन्वर्जेंट है वहाँ कॉसी तो हो जाएगी। लिख लिया नहीं तो इसके बाद लिखेंगे अगला क्वेश्चन। स्पीड बनाओ थोड़ी सी। लिख लिया क्या भाई? आवाज नहीं करते। अजी अगला लीजिए। लिख लिया? इसका आंसर हो जाता है कौन सा? सेवेंटी 74। हाँ, जो निरंतर वर्धमान होगी वो एक दिष्ट वर्धमान भी होती है। जो निरंतर एक दिष्ट वर्धमान है ना, तो वो तो एक दिष्ट वर्धमान भी तो है, बड़ा भी तो हो सकता है ना। लेकिन जो एक दिष्ट वर्धमान हो तो जरूरी नहीं होता कि वो निरंतर हो। ठीक है, तो जो निरंतर वाली है वो एक दिष्ट वर्धमान तो होती है। एक दिष्ट वर्धमान के कॉन्सेप्ट आता है। ग्रेटर देन हो सकती है, इक्वल हो सकती है, ग्रेटर देन में आ तो रही है। हाँ, अब इनमें से कौन सी कौशी अनुक्रम है जो कन्वर्जेंट होगी वह कौशी होगी, और कन्वर्जेंट के लिए लिमिट क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए, और एक ही निकल के आनी चाहिए, वो भी परमित। अब पहले ऑप्शन की लिमिट लगाओ। अजी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n। अब कितनी लिमिट आएंगी इसकी? 2 लिमिट आ जाती है। एक तो माइनस का 1 और 1, जब n कैसा हो? विषम हो, और जब n कैसा हो? बोलो सम हो। तो ये कैसी हो गई? बोलो दो लायमान। और दो लायमान हो जाती है तो अभिसारी नहीं, अभिसारी नहीं, और जब अभिसारी नहीं तो फिर कौशी भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, लिखाया तो है नोट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कौशी सीक्वेंस। क्या नोट तो लिखवाया? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कौशी सीक्वेंस, और एवरी कौशी सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन द केस ऑफ रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण में। हाँ जी, तो ये कैसी है? बोलो। ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन। हाँ भाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालो इसमें n पर, और लिमिट कितनी आ गई? एक ही आई है लेकिन अनंत आ गई, तो कैसी हो जाएगी? अपसारी। अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट होती है तो फिर उस केस में कौशी नहीं है, क्योंकि अभिसारी नहीं है। कौशी
कौशी नहीं है, यानी कि अभिसारी भी नहीं। अब इसमें लगाओ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, कितना आता है बोलो? इन्फिनिटी आता है, तो ये अपसारी डाइवर्जेंट, तो ये भी कौशी नहीं। छोरा आवाज क्यों कर रहा है, क्या नाम है? और चौथा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, लिमिट कितनी आ गई? एक ही आ गई, तो देयरफॉर कैसी हो गई? अभिसारी, फाइनाइट लिमिट आ गई, अभिसारी है। और अभिसारी है तो कैसी भी है बोलो? कौशी भी है, कौशी अनुक्रम भी है। इसका आंसर हो जाता है कौन सा? फोर्थ हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। लिमिट लगा लिया करो, और लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। लिमिट अगर फाइनाइट आ जाती है तो कैसी सीक्वेंस हो जाती है बोलो? कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। 20 अगस्त को सीटेट का पेपर है। 20 तारीख, अभी तो कितनी चल रही है? तो 12 दिन तो बहुत होते हैं, अभी 12 दिन, जब 2-3 दिन पहले कहते छुट्टी, और उस दिन की तो छुट्टी रहती है संडे की। एक दिन की ऊपर नीचे कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, और क्या है। 19, 20, 21 की छुट्टी, तुम तो आदेश दो, हम तो पूरे अगस्त की छुट्टी कर दें। हमें क्या है, पूरे सावन की छुट्टी कर दें, पूरा सावन मनाओ। भाई हमें क्या है, तुम्हें जितनी ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। कुछ फिर भी हम क्या है कि पढ़ाने आए हैं, आपको बीच बीच में जाना पड़ता है 1-1 दिन के लिए। अरे उनसे मतलब नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं भाई। लिख लिया क्या? है खुश? चलो पढ़ लो। लिख लिया? अब काम कहने का ही है, और क्या है। 74 हो गया भाई। 74 के बाद आगे बढ़िए, हो गया ना 74? 75 लिखिए। चारों पे लिमिट लगाइए, इन पे 2 पे डाइवर्जेंट आया है, 1 पे दोलायमान आया है, और 1 पर आपका कन्वर्जेंट आया है। इस कारण हमने उससे कौशी कह दिया। ठीक है, हाँ जी। पहले तो मैंने क्या हूँ, रिजल्टों से क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं पेपर में, परिभाषा में बाद में बता दूंगा आपको मेन जो है। हाँ जी, अनुक्रम है, लिमिट लगा दो इस पे सीधी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, कितनी लिमिट आएंगी? n विषम हो और क्या हो? सम हो। जब -1 की पावर n आती है तो 2 लिमिट आएंगी आपकी, तो दोलायमान हो जाएगी। जब दोलायमान है तो कन्वर्जेंट तो है ही नहीं, तो यानी कि ना तो एक दिष्ट वर्धमान होगी और ना ये असमान होगी, क्योंकि दोलन कर रही है। ये कह रहा अभिसारी है परंतु परिबद्ध नहीं, गलत बात है। अभिसारी तो है ही नहीं, परिबद्ध है परंतु अभिसारी नहीं। ये कह रहा है एक दिष्ट वर्धमान नहीं, ये कह रहा है कि परिबद्ध है। हाँ जी, परिबद्ध है 1 और -1 के बीच में, और अभिसारी नहीं है। सही बात है।
तो फर्स्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, इस अनुक्रम का मैं अगर पद निकालूँ ना xn का, xn का प्रत्येक पद क्या निकलता है, n बराबर 1 रखेंगे तो -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, इस प्रकार चलता हुआ जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है, आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, -1 और 1 से ऊपर कहीं भी दोलन कर ही नहीं रही, तो -1 और 1 से परिबद्ध है। तो xn की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी या 1 के बराबर है, -1 से बड़ी या -1 के बराबर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। सही बात है। तो कैसी है बोलो, परिबद्ध है। ना तो एक दिष्ट वर्धमान है ना आसमान। वर्धमान है ना आसमान, ना आसमान। दोलायमान है तो दिस इम्प्लाइज अभिसारी नहीं है। अभिसारी नहीं, दोलायमान है, इस कारण कैसी नहीं है बोलो, अभिसारी नहीं। अभिसारी नहीं, दोलायमान है तो कैसा नहीं है बोलो, अभिसारी नहीं। बोलो आसान था भाई। देख लो, -1 और 1 के बीच में परिबद्ध हो गया, आसमान और वर्धमान है ही नहीं। देखो क्यों नहीं है, -1 आया था, फिर प्लस का 1 आया था, दोलन कर रही है। -1 -1 +1 ये आ रहा था, -1 +1। इधर की साइड n चल रहा था, इधर की साइड आपका xn चल रहा था। ये 1 था, ये -1 था, ये 0 था। -1 और 1 के बीच में दोलन चल रहा है भाई, ना तो बढ़ी रही ना पूरी घटी रही, बढ़ जाती है कभी घट जाती है, बढ़ जाती है घट जाती है, दोलन चल रहा है, ना कि एक दिष्ट वर्धमान है और आसमान है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 75। अब 76 देख लीजिए, बढ़िया क्या। जब भी अंडर रूट में कोई भी क्वेश्चन आता है या घनमूल में कोई भी क्वेश्चन आता है तो परमीकरण करके n को नीचे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिट लगती है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जब इन्फिनिटी नीचे जाएगा तभी कोई फाइनाइट लिमिट निकल के आ सकती है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका परमीकरण करना, और परमीकरण करने के उपरांत लिमिट लगाना। अगर लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो कन्वर्जेंट, और लिमिट फाइनाइट नहीं आती है तो फिर डाइवर्जेंट या ऑसिलेशन, दो ही केस बनते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 76। हाँ जी 76, आवाज नहीं भाई। ये दे रखा है यहाँ xn बराबर कितना दे रखा है, √n + 1 माइनस का √n। अब यहाँ अनुक्रम दे रखा है, अगर अनुक्रम देता है तो ये अभिसारी होती है, और यहाँ श्रेणी का nवां पद देता है तो ये अपसारी होती है, डाइवर्जेंट। जब श्रेणियाँ पढ़ाऊंगा तो पहचानने वाला कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ा करो अनुक्रम सीक्वेंस, और कहेगा कि श्रेणी का nवां पद है तो ये डाइवर्जेंट आएगी, और ये अनुक्रम कहेगा अनुक्रम का nवां पद है तो ये कन्वर्जेंट आएगी। अगर श्रेणी का nवां पद कहेगा तो डाइवर्जेंट आएगी, और अनुक्रम का पद कहेगा तो कन्वर्जेंट आएगी। अभी मैंने श्रेणी आपको पढ़ाई नहीं है, तो श्रेणी अभी आप सीखोगे, उसके बाद आप पहचानना सीख जाओगे। अभी तो हम अनुक्रम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो? अनुक्रम। और अनुक्रम में तो 2-3 बातें याद रखनी है। अनुक्रम में अगर लिमिट आ जाती है फाइनाइट, और वो भी एक ही, तो कन्वर्जेंट। लिमिट आ जाती है इनफाइनाइट तो डाइवर्जेंट। लिमिट आ जाती है एक से ज़्यादा, चाहे तो फाइनाइट आ जा चाहे इनफाइनाइट आ जा, तो क्या होगी फिर वो ऑसिलेशन होता है। ठीक है भाई।
अब देखो परमीकरण कर दो तो दिस इम्प्लाइज, हाँ भाई परमीकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करो, √n+1 माइनस का √n। अब इसका गुणा कर दीजिए √n+1 प्लस का √n से, ऊपर कर दिया और इसी का नीचे कर देंगे, ठीक है। फिर इस पे लगा देंगे आप लिमिट, ठीक है भाई। अजी a + b a - b, a² - b², अजी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देखो ये बनेगा n+1 माइनस का n, n से n कैंसिल तो 1 बचा, और नीचे कितना बचा √n+1 और प्लस का √n। अब यहाँ रख दो इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, 1/∞ कितना बनता है 0। कैसी लिमिट आ गई बोलो, परिमित, परिमित सीमा आ जाती है, फाइनाइट लिमिट आ गई। और जब परिमित लिमिट आ जाती है तो कैसी हो जाती है बोलो, अनुक्रम अभिसारी हो जाती है, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन। देयरफॉर अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम। अनुक्रम xn कैसे अनुक्रम है बोलो, अभिसारी अनुक्रम है। द सीक्वेंस xn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बोलो कोई समस्या, बढ़े आगे, साथ के साथ लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा समझते चलो, हो गया ना। अगला करो, नेक्स्ट भी हो गया, n की पावर 1/n, अगर इस श्रेणी में आता ना तो आंसर देते ये वाला सेकंड, अपसारी आता, वो श्रेणी पढ़ा दूंगा तब, और अनुक्रम में दे रहे हो तो अभिसारी है, ठीक है। बढ़े आगे, लिख लिया ना सभी ने, 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0। बढ़े आगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अगर अनुक्रम में आए तो अभिसारी 1 लिमिट आएगी, और यही श्रेणी में आए तो अपसारी डाइवर्जेंट देंगे आंसर, दोनों जगह बदल जाता है, ठीक है। अब इसकी लिमिट पूछिए, हाँ भाई कल बताया नहीं था, अनुक्रम जो है उसके प्रत्येक पद को जोड़ दो। अनुक्रम में कितने पद आते हैं, अनंत, x1 x2 x3 इन सब को जोड़ दो तो एक श्रेणी बनेगी जिसे हम अनंत श्रेणी कहेंगे, और उसके कन्वर्जेंट को चेक करते। अब देखो श्रेणी के कन्वर्जेंट से मतलब ये होता है कि अगर मैं अनुक्रम के प्रत्येक पद को जोड़ दूं, यदि उसका जोड़ अनंत आ जाए तो डाइवर्जेंट, उसका जोड़ फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट, और उसके जोड़ एक से ज़्यादा आ जाएं तो दोलायमान। अब एक से ज़्यादा कब आ सकते हैं, जब सीरीज होगी अल्टरनेटिव प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस। अगर पूरे प्लस प्लस में हुए तो या तो अनंत आएगा उसका जोड़ या फिर फाइनाइट आएगा। तो यानी कि अगर सब कुछ प्लस में हुआ तो या तो डाइवर्जेंट ही होगी या फिर वो कन्वर्जेंट ही होगी। लेकिन अल्टरनेटिव सीरीज हुई प्लस माइनस में तो उसका जोड़ एक से ज़्यादा आएंगे या फिर आएगा फाइनाइट। फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट, और एक से ज़्यादा आता है तो दोलायमान, तो उसमें डाइवर्जेंट वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं। किसमें, अल्टरनेटिव सीरीज में। अल्टरनेटिव सीरीज में डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, और पॉजिटिव टर्म सीरीज के अंदर ऑसिलेशन का टॉपिक नहीं होता, क्योंकि भाई दोलन कैसे करेगी, अगर हम धनात्मक पदन न जोड़ रहे हैं, जब धनात्मक अनंत पदन न जोड़ रहे हैं, या तो उसका जोड़ आएगा फाइनाइट या उसका जोड़ आएगा अनंत, या तो डाइवर्जेंट होगी
या फिर होगी कन्वर्जेंट। लेकिन अल्टरनेटिव सीरीज होती प्लस माइनस वाली, तो उसके जोड़ 2 आ सकते थे, जैसे कि 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ये सीरीज चलती। इसको हम जोड़ दें सभी को, या तो आता 0 या 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है भाई, 0 1 0 1 तो क्या होती है, 2 लेमान होती। और आप जोड़ते 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, इसका जोड़ कितना आता, अनंत आता। तो ये कैसी होती, डायवर्जेंट होती। नहीं, इनफाइनाइट भी आ सकती है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी आ सकते हैं जोड़। अब देखो इसमें क्या होता है, श्रेणियों की चर्चा हम बाद में करेंगे, उनके टेस्ट होते हैं। अब मैंने तो नॉर्मल कॉमन सेंस बता देगा भाई, अनुक्रम के पद न जोड़ दो, अनंत आ जाए तो ठीक। अब जोड़ेगा कौन उन अनंत पदों को? अब अनुक्रम के अनंत पद नॉर्मल सा हो, जैसे ये नेचुरल नंबर है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट, ठीक है, जोड़ दिया अनंत आएगा, हम कह देंगे डाइवर्जेंट है। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 अनंत तक जोड़ेंगे, इन्फिनिटी आएगा, डाइवर्जेंट है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ आएगी, चलो यहाँ तो हमने कॉमन सेंस लगा लिया, लेकिन होता 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। अब इसको कैसे जोड़ें, यही तो कॉन्सेप्ट फंसता है हमारा। तो उनके लिए हम पढ़ते हैं फिर टेस्ट, अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे, 7-8 टेस्ट पढ़ेंगे, और उनसे हम श्रेणियों के अभिसरण को चेक करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसान तरीके से वो चेक हो जाता है। ठीक है, अब ये दे रखा है भाई, इसकी लिमिट बताओ कितनी आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी। अब देखो इसकी लिमिट पूछी है आपसे, है ना, मैं इसकी लिमिट को y मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, y, या l मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। l फॉर लिमिट, क्या मान ली मैंने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, xn निकालना था ना आपको, और xn का मान कितना बोलो, n की पावर 1/n, n की पावर 1/n, यही तो है। अब जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब होल पावर में कुछ लगा हो, तो लॉग लेकर आप उसे कर सकते हो। तो लॉग ले लीजिए, क्या लेंगे आप, लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा लॉग, अब इस कारण ही दिक्कत होगी, चलो लॉग l, ये हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा लॉग n की पावर 1/n। अब आप जानते हो कॉन्सेप्ट, लॉग n की पावर m, ये होता है m log n की घात आगे आ जाती है। तो ये हो गया अब आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, घात आगे आ जाएगी, ये बचेगा log n, और घात आगे आ जाएगी तो 1/n आगे आ जाता है। अब बोलो कौन सी फॉर्म है ये, log इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का रूप। कौन सी फॉर्म है बोलो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जैसे कि 0/0 की फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म, ठीक है भाई, अनिर्धारित रूप। अब ये अनिर्धारित रूप होते हैं तो इनमें लगता है डीएल हॉस्पिटल रूल, अनिर्धारित रूप, अनडिटरमाइंड फॉर्म। जब अनिर्धारित रूप होता है तो उस केस में लगता है आपका कौन सा रूल, डीएल रूल। अब डीएल रूल का स्टेटमेंट क्या होता है पता है, ये एफ होता है, नीचे जी होता है, और लिमिट लगी हो x टेंड्स टू a, कुछ भी लग रही हो, है ना, x में लग रही हो। जब लिमिट आपकी x टेंड्स टू a लगी हो और इस ये वाला केस बन जाए, तो ऊपर का अपकलन ऊपर कर दो और नीचे का नीचे कर दो, तो ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर हो जाता है f'(x) और नीचे हो जाता है आपका g'(x), दोनों का अलग अलग अपकलन कर दीजिए, फिर लिमिट लगा के देख लीजिए। अगर फिर से यही केस बन जाता है तो फिर एक बार और अपकलन कर दीजिए, जब तक अपकलन करते रहेंगे जब तक ये वाले केस आपके बनते रहेंगे। जैसे ये केस खत्म हो जाते हैं तो फिर लिमिट लगा दो, फिर आपका आंसर आ जाता है। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का रूप है तो कौन सा रूल लगा देंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर का अपकलन ऊपर कर दो और नीचे का नीचे। आज ही लॉग एन का अपकलन कितना होगा, जैसे कि लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/n। अजी एन का अपकलन कितना होगा
1 किससे बोलो, डीएल रूल से। अजी अब इस पे लिमिट लगा दो, क्या n निर्धारित रूप बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना, तो लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी 1/n, इस पे लगा दो 1/∞ कितना बनता है बोलो, 0। यानी कि ये मान निकला है log l का, और मुझे चाहिए l का, तो एंटी लॉग ले लीजिए, तो l बराबर हो जाएगा e⁻0, और e⁻0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, लिमिट का मान आ गया 1, तो कैसी सीक्वेंस हो गई बोलो, अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम। कैसी अनुक्रम है बोलो, अभिसारी अनुक्रम। तो लिमिट का मान आ जाता है 1, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाती है। ठीक है भाई, हाँ वो लिमिट वाले फॉर्मूले कराए थे ना, इनको नहीं कराए ना भाई, मॉर्निंग के बैच में कहाँ पढ़ाया, ये है ना, इवनिंग के में तो फॉर्मूले बता रखे हैं लिमिट वाले। मोस्टली तो डीएल तो आना ही चाहिए, डीएल लगा दिया करो, 80% क्वेश्चन हो जाते हैं डीएल से, 20% क्वेश्चंस के लिए कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं। फिर भी आप जैसे लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मॉर्निंग बैच में डाला हुआ है, देखना चाहो तो देख सकते हो क्लासेस को, लिमिट का, कंटिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का, ठीक है। लिख लिया ना सभी ने, स्पीड बनाओ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी बनाओ भाई। क्वेश्चंस भी तो काफ़ी होते हैं, 150-150 क्वेश्चंस होते हैं, अभी श्रेणी भी चलेगा। डीएल रूल होता है, स्वयं करना सीखो। लगा दो, इस पे लिमिट लगा दो, 0 आ जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। ए तो कोई भी मान हो सकता है, नहीं फाइनाइट लिमिट है ना, हाँ कुछ भी, इन्फिनिटी भी हो सकता है, ए की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है, वो भी अनिर्धारित रूप ही होगा, अनिर्धारित ही होगा, 0 की पावर 0, हाँ इन्फिनिटी की पावर 0, ये सब अनिर्धारित रूप होते हैं। 6 या 7 अनिर्धारित रूप होते हैं। अब भाई लिखो, जल्दी लिखो। हाँ अनिर्धारित होता है, अनिर्धारित होता है ना, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 6-7 रूप लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे आपको? हाँ अजय, द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स, अजय लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। अब इसमें 1 से गुणा कर दूं, ये तो हो जाएगा -1 की पावर n, और ये हो जाएगा -1 की पावर n इंटू 1/n,
ठीक है। अब इस पे लिमिट लगाओगे 1/∞, ये क्या बन जाएगा 0। भाई ये तो लिमिट जाएगी 0 की ओर, अब ये बचेगा -1 की पावर n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, या तो माइनस का 1 आएगा या प्लस का 1 आएगा। तो माइनस का 1 और 1, जब n कैसा हो विषम हो और n कैसा हो सम हो। लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी हुई ना, तो 0 आएगा। अब इन्फिनिटी को आप जानते नहीं, सम है कि विषम। सम होगा तो 1 दे देगा और विषम होगा तो -1 दे देगा। तो दो लिमिट आएंगे इसकी, 1 और -1। फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाता है। इसका आंसर हो जाता है कौन सा, फोर्थ नंबर। हाँ जी 79 को देखिए। हो गया 79 किया। उच्चक पूछा है। उच्चक की अगर बात करें, अगर आपकी अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान हो, एकदिष्ट कैसी हो वर्धमान हो, तो हमेशा अपने उच्चक को ही अभिसृत होती है, यानी कि उसकी जो लिमिट निकलेगी ना वो उच्चक ही निकलेगा। अगर कोई अनुक्रम एकदिष्ट क्या हो वर्धमान हो और ऊपर से परिबद्ध हो, तो हमेशा अपने उच्चक को अभिसृत होती है। ऊपर से परिबद्ध का मतलब उसकी लिमिट अगर यूनिक निकल के आ रही है तो वो कन्वर्जेंट तो होगी एकदिष्ट वर्धमान है। तो देखिए इसमें लिख लीजिए 78 के बाद 79। अब ये क्वेश्चन था, यहां देखो x1 तो पता ही है ना कितना, x1 बराबर 1 है। x2 निकाल लो, n बराबर 1 रख दो तो कितना आएगा बोलो, 2x1 + 3y4। हाँ जी x1 का मान 1 था ना, तो 2 × 1 प्लस का 3y4, तो कितना आ गया 5/4। और 5/4 यानी कि देयरफॉर x2 ग्रेटर हो गया किससे, x1 से। तो दिस इम्प्लाई कैसी हो गई, एकदिष्ट वर्धमान। कैसी है बोलो, एकदिष्ट वर्धमान। एकदिष्ट वर्धमान है। अब एकदिष्ट वर्धमान है, अगर इसकी लिमिट परिमित निकल के आ जाए तो अभिसारी भी होगी। और आप जानते हो एकदिष्ट वर्धमान हो और वो अभिसारी होती है तो अपने उच्चक को अभिसृत होती है, तो ऊपर से तो परिबद्ध होगी और उसका उच्चक वही होगा। तो यहां से लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हाँ भाई xn + 1 पे लगा दो, बराबर क्या आ जाएगी बोलो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा बोलो, 2xn प्लस का 3/4। हाँ जी, अनुक्रम का 1 2 3 4 10 20 पद छोड़ने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। ये किसकी तरफ भागेगी, L की तरफ। ये भी किसकी तरफ भागेगी बोलो, L की तरफ। प्लस का 3/4। इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 4L बराबर 2L प्लस का 3। तो L बराबर कितना आ गया बोलो, 3/2। और ये लिमिट आ गई और यही कितना आ जाएगा फिर, इसका सुप्रीमियम आ जाएगा, सुप्रीमियम ऑफ एक्स। मैंने पहले ही बता दिया था कि हमेशा अपने उच्चक को क्या होती है, अभिसृत होती है। नोट डाल के लिख सकते हो आप, कोई अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है और ऊपर से परिबद्ध है तो हमेशा अपने उच्चक को अभिसृत होती है। एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम जो कि ऊपर से परिबद्ध है, जो कि ऊपर से परिबद्ध है, तब अपने उच्चक को अभिसृत होती है। तब xn अपने उच्चक को अभिसृत होती है, अपने उच्चक। और वो अपने इन्फीमियम को होती है ना, आसमान वाली, नीचे से परिबद्ध। रिजल्ट मैंने लिखा भी दिया था, अभिसृत होती है। कहने का मीन क्या हुआ, अर्थात
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, सुप्रीमियम ऑफ एक्स एन, बशर्ते अनुक्रम आपकी कैसी हो, एक दृष्ट वर्धमान हो और ऊपर से परिबद्ध हो। मेरा क्वेश्चन ये होता, अगर कोई अनुक्रम एक दृष्ट वर्धमान नहीं है और आसमान नहीं है, क्या एक दृष्ट वर्धमान और आसमान नहीं है, क्या अभिसारी हो सकती है क्या? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता। मैं ये कह रहा हूं कोई अनुक्रम एक दृष्ट वर्धमान और आसमान ना है तो क्या अभिसारी हो सकती है क्या? परिबद्ध होगी तो हो भी सकती है और नहीं भी। एक तो एग्जाम्पल है -1 की पावर n, दोलन कर रही है, ना तो ये वर्धमान है और ना ये आसमान है, परिबद्ध भी है, आपकी कंडीशन भी लग। लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हो आप -1 की पावर n इंटू 1/n, 1 रखेंगे तो कितना आएगा -1, 2 रखेंगे 1/2, फिर -1/3, इस प्रकार चल रहा है। पता है घटता हुआ जा रहा है, घटता हुआ। दोलेमान तो है ही नहीं, एक दृष्ट वर्धमान भी नहीं है, एक दृष्ट आसमान भी नहीं है, फिर भी किस पे कन्वर्जेंट हो रही है? 0 पे कन्वर्जेंट हो रही है। मैंने कहा अगर कोई अनुक्रम एक दृष्ट वर्धमान है और ऊपर से परिबद्ध हो तो उच्चक को अभिसृत, एक दृष्ट आसमान है नीचे से परिबद्ध है तो उच्चक को अभिसृत। लेकिन कोई अनुक्रम परिबद्ध है, ना तो वर्धमान है और ना आसमान है, तब भी अभिसृत हो सकती है, तब भी कन्वर्जेंट हो सकती है। बोलता हो ये ना तो एक दृष्ट वर्धमान है और ना ये आसमान है और ऊपर नीचे से परिबद्ध है तो अभिसृत है। एक -1 की पावर n, ना वर्धमान ना आसमान, ऊपर नीचे से परिबद्ध लेकिन कन्वर्जेंट नहीं, वो कैसी है? दोलायमान। तो यानी कि कोई भी अनुक्रम जो एक दृष्ट वर्धमान और आसमान नहीं है वो अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि ये 2 एग्जाम्पल लिखे हुए, आगे आ भी जाएगा एक आधा एग्जाम्पल। कितने हो गए? 79 के बाद ये श्रेणी आ गया, श्रेणी आ गया, ये फलनों की श्रेणी आ गया। फिर इसके बाद आ जाइए आप 86 देख लो, 86 87 इनको तो थोड़े से हैं, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ ना, जो पढ़ा चुका हूँ उनको तो देख ही लो। 85 फलनों का अनुक्रम है, फलनों का अनुक्रम, अनुक्रम तो है लेकिन किसका है? फलनों का अनुक्रम। अभी तो हम अनुक्रम पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद श्रेणी पढ़ेंगे, फिर फलनों की अनुक्रम, फिर फलनों की श्रेणी। ठीक है, मेन चीज तो क्वेश्चन को पहचानना ही होता है, आइडेंटिफिकेशन एग्जाम हॉल के अंदर। अजी 86 को देख लीजिए, देखना जानते हो तो। अब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन का जवाब तो आप देख सकते हैं, बट अब ऐसा क्वेश्चन आता नहीं। पहले तो आता था 2010 में या 2011 में, जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता था, वहाँ पूछ लेते, हाँ भाई इनमें से कौन सी अपर में पहचानो, आंसर दे देते थे। अब नहीं पूछते ऐसा। हाँ, लेवल किसका बढ़ा दिया, आपका या क्वेश्चंस का? एग्जामिनर को भी लेटेस्ट बच्चे ही चाहिए अब, है ना, तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, इसमें तो बताओ कुछ है क्या? पर में पूछिए कौन सी है? 2 है, अंडरवुड वाली होगी नहीं, या पर में है, या पर में है, ये एक्सपोनेंशियल लॉग, तो 2 आपकी पर में है। वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, 2/1 लिख सकते हो उसको, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ बताओ कौन सा समुच्चय परिबद्ध है? नेचुरल नंबर कहां तक चलेगा बोलो? अनंत तक। नीचे से तो परिबद्ध है लेकिन ऊपर से परिबद्ध नहीं है। पूर्णांकों का समुच्चय Z जो है वो -∞ से -2 -1 0 1 2 ... इन्फिनिटी चलता है। अब ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये भी परिबद्ध नहीं और ये भी परिबद्ध नहीं। परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय, यहाँ भी जो x होता है वो इन्फिनिटी से -∞। अब इन दोनों को आप जानते हैं, तो ये भी है परिबद्ध। लेकिन फाई की बात करें, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये इसका प्रत्येक एलिमेंट सभी एलिमेंटों से कैसा है? छोटा है, और सभी एलिमेंटों से कैसा भी है? बड़ा भी है। तो कैसा है? परिबद्ध है। फाई में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये कैसा है बोलो? परिबद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th।
आंसर हो जाता है इसका, बोलिए कौन सा, 4th हो जाता है। बोलिए 88 कौन करेगा, कीजिए तो। हो गया, वेरी गुड। भाई परमेय संख्या अनंत तक भगे, पूर्णांक भी अनंत तक जाएं, इधर से नेचुरल नंबर भी इन्फिनिटी की ओर दौड़ते हैं। आजी लिख लिया ना वो तो। हाँ भाई, कौन सा समुच्चय परिबद्ध है, सॉरी नहीं है। अब देखो यहां से अगर मैं चर्चा करूं, एन की वैल्यू रखते जाओ, एन का मान 1 रखो 1 आ जाएगा, एन का मान 2 रखो 3 आ जाएगा, 5 7 9 11 इन्फिनिटी रखो, कहां तक जाएगा ये। तो नीचे तो 1 से परिबद्ध, ऊपर से परिबद्ध, तो पहला ही आंसर हो गया। अब देखो ये तो 0 से परिबद्ध है, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो ये परिबद्ध है। देखिए भाई ये परिबद्ध है, लेकिन ये वाला परिबद्ध नहीं था। इधर से प्लस माइनस 1/n, 1/n का मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हो तो 0, n का मान 1 रखोगे तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/4, प्लस माइनस 1/5। तो यानी कि यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है ना, ऊपर तो 1 से छोटी है और नीचे माइनस 1 से बड़ी है। भाई प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 यही तो आएगा इस सेट का एलिमेंट, यानी कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 डॉट 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 डॉट, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसकी ओर भागता है, 0 की ओर। तो इस सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो 1 से छोटा है। सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी वैल्यू बताओ कितनी है इसमें, 1, और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -1। कितनी है, सबसे छोटी -1 है और सबसे बड़ी प्लस का 1 है। तो ऊपर 1 से परिबद्ध है और नीचे -1 से, तो ये भी परिबद्ध है। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n का मान रखेंगे तो कितना आएगा बोलो, 1/2, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में किसकी ओर भागता है, 0 की ओर। अब यहां से देखिए, यहाँ x की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी है, 1 से छोटी है, तो कैसा हो गया, ये भी परिबद्ध हो गया, परिबद्ध है। इस 3 परिबद्ध है और 1 है परिबद्ध है, कौन सा है, फर्स्ट ही था। फर्स्ट जो है वो आपका अनबाउंडेड है, ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाता है। लिख लीजिए इसको, 88 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आवाज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेंगे। समझदार बच्चे कभी भी आवाज़ नहीं करते। लिख लिया क्या, नाइन्टी 97 और 91 2 बार आ चुका है। हो गया ना, लिख लिया। देखिए इसके बाद
ये लिख पाए ना सभी? एट्टी 90 को कीजिए, हो गया 89, फोर्थ आ जाएगा इसमें। तो 90 में आर्किमिडीज गुणधर्म है भाई, नेचुरल नंबर से गुणा करने पर वो संख्या बड़ी कर सकते दूसरी से, कुछ भी लिख लो, वो तो बाई और एन एक्स, एन से जिसका मल्टीपल होगा वो बड़ा हो जाएगा दूसरे से, हमेशा ये याद रखो भाई, दो रियल नंबर ही तो हैं। 91 करा, 91 है और 97 है, 91 और 97 दोनों एक से ही हैं और 2 बार आ चुके हैं। हाँ जी, दोनों पेपरों में मिले हैं। और देखो सेकंड ग्रेड 2010 में ये आया क्षेत्र अभिग्रहित वाला, अगला 92 उच्चक निम्नक वाला आया 93, और अंडरवुड n+1 वाला पीछे कराया था, सेकंड ग्रेड 2011 में आया है 94, है ना। फिर उच्चक निम्नक वाला आया फिर 99, यही तो है। अब देखिए, देखो नीचे ए से परिबद्ध, ऊपर ए से परिबद्ध, ये भी परिबद्ध ए और बी से, ये भी और बी से, ये माइनस इन्फिनिटी आ गया, माइनस इन्फिनिटी आने के कारण ये कैसा है, अपरिबद्ध। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इसका। तो कैसा हो जाता है बोलो, अपरिबद्ध। बोलो कोई समस्या नहीं है ना भाई? नीचे का आ रही है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी को आप जानते ही नहीं, दोनों नंबर जानने उन्हें होते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें। इसके बाद हाजी, ये कौन सा गुणधर्म होता है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज गुणधर्म मैंने बताया था कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं x और y के लिए अगर मैं किसी एक रियल नंबर में नेचुरल नंबर से गुणा कर दूं तो वो y से बड़ी हो जाती है, दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, दो धनात्मक एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए, है ना, वास्तविक संख्या होती है। अब एन एक्स ग्रेटर देन वाई लिखाया था मैंने, तो अब एक्स और वाई कैसी नंबर है, रियल नंबर है, तो आपस में इंटरचेंज कर सकते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जिसमें नेचुरल नंबर से गुणा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो कौन बड़ा हो जाएगा फिर बोलो, एन वाई ग्रेटर देन एक्स। एक धनात्मक पूर्णांक एन का अस्तित्व इस प्रकार होता है, दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो एक धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि एन वाई ग्रेटर देन एक्स हो जाता है, एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाता है। सेकंड था इसका आंसर, बोलो कोई समस्या। अब देखिए इसके बाद 91 और 97, 91 को अभी ले लेते हैं, इसको देख लो, ये स्टेटमेंट ही है, इस कारण इसको ले लिया पहले। हाँ भाई, पूर्ण क्रमित क्षेत्र, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड से पहले ऑर्डर फील्ड बनना चाहिए और ऑर्डर फील्ड से पहले फील्ड बनना चाहिए। तो फील्ड भी हो मतलब वो क्षेत्र भी हो, क्रमित क्षेत्र भी हो, फिर उसके बाद क्या हो, वो पूर्णतः अभिग्रहितों की भी पालना करता हो, तो इस कारण वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र बनता है। तो पूर्ण क्रमित क्षेत्र बनने के लिए क्षेत्र अभिग्रहित भी हो, उसमें क्रम अभिग्रहित भी हो, पूर्णतः क्रम अभिग्रहित भी हो, तो यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है भाई। या फिर एग्जाम्पल लिखता कि एक क्रमित क्षेत्र, एक क्रमित क्षेत्र पूर्ण क्रमित क्षेत्र कब बनेगा, जब ये पूर्णतः अभिग्रहितों की क्या करे, पालना करे। अगर कोई भी क्षेत्र को पूर्ण क्रमित क्षेत्र कह रहे हो या किसी भी सेट को पूर्ण क्रमित क्षेत्र कह रहे हो तो फिर तीनों प्रॉपर्टीज की क्या होनी चाहिए, पालना होनी चाहिए भाई। क्रम अभिग्रहित भी आने चाहिए भाई, पूर्णता से पहले तो यही आते हैं, और इससे पहले क्या आता है, क्षेत्र। सबसे पहले तो क्षेत्र ही बनना चाहिए, फिर क्रम अभिग्रहित होने चाहिए, फिर पूर्णता क्रम अभिग्रहित होनी चाहिए। उच्च निम्नक वाले क्वेश्चन तो आप स्वयं करके लाओगे, तो वो वाला मैं करा देता हूँ, अनुक्रम वाला, है ना। 91 और 97 दोनों एक ही है ना, एक को करा देंगे, दूसरा अपना आप हो जाएगा। अब सुनो, अब तक इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 2-3 बताए, अब याद भी हो जाएंगे तो ऐसी कोई खास आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं एग्जाम पेपर में। कल मैंने बताया था कि जैसे कि 1 + 1/n, उसमें फैक्टोरियल लगाना था आपको, है ना, सॉरी 1 + 1/2, सॉरी 1/2, 1/2 ये आ जाएगा 1/3
डॉट 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 1/n। ये था आपका xn, ये अनुक्रम थी, है ना। और मैंने कहा ये वाली और एक मैंने लिखाया था, एक क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था। विषम में ले लूँ तो मैं इसको 1 + 1/3 + 1/5 प्लस डॉट 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 1/2n-1। एक ये लिखाया था और एक मैंने इसको सही कराया था, मैंने फैक्टोरियल लगा लेना। एक xn बराबर 1 + 1/(1) प्लस 1/(1)n। अब मैंने कहा ये तो अभिसारी है, ये तो कैसी है, अभिसारी। जो अभिसारी होती है वो हमेशा कैसी भी होती है, कौसी भी होती है, रियल वाले केस में। यहां से अगर मैं चर्चा करूं, ये दोनों ही अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है, क्योंकि ये वाली अभिसारी नहीं थी कल, एक दृष्ट वर्तमान थी तो अनंत की तरफ जा रही थी, और इससे बड़ी ये वाली अनुक्रम है, क्योंकि इसमें तो उल्टे ज्यादा पद जुड़ रहे हैं, तो ये भी किसकी ओर जाएगी, अनंत की ओर, तो ये भी अभिसारी नहीं होगी। तो ये अभिसारी नहीं है, और अभिसारी नहीं है तो कौसी भी नहीं है, दोनों। अब ये दो अभिसारी नहीं है, केवल फैक्टोरियल वाली अभिसारी थी। और इधर से अगर मैं इस एग्जाम्पल की चर्चा करूं, यहाँ n+1 n+2 और n+n हो गया, ये भी आपकी कैसी आती है, अभिसारी आती है। अब कैसे आएगी वो चीज देख लो। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, भाई अनुक्रम के पद हैं, वो भी जोड़ के फॉर्म में दे रखे हैं। अब जोड़ को जोड़ना ही सबसे बड़ी समस्या होती है, कि इसको हम जोड़ें और फिर इसकी लिमिट निकालें। अब इसको जोड़ने के बाद इसकी लिमिट निकालें, तो आपको तो केवल कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए एक तरीका ये होता है कि अगर हमारे अनुक्रम एक दृष्ट वर्तमान हो और ऊपर से क्या हो, परिबद्ध हो, तो डायरेक्ट आप क्या लगा देते हो, कन्वर्जेंट लगा देते हो। क्या लगा देते हो, कन्वर्जेंट। अब एक दृष्ट वर्तमान चेक करो इसको और ऊपर से परिबद्ध सिद्ध कर दो। फिर ऊपर से परिबद्ध के लिए मैंने क्या कहा, जैसे कि एक अनुक्रम आपकी xn है, अब xn का योग आप जानते नहीं, कैसे करें इसका जोड़, तो फिर xn से जस्ट बड़ी या इससे थोड़ी बहुत बड़ी हम एक और अनुक्रम बना लेते हैं, कौन सी, yn। अगर yn का जो योग है वो फाइनाइट आ जाए, योग कैसा हो जाए, फाइनाइट। अब जब इसका जोड़ परमित आ जाता है तो ये तो इससे छोटी है, तो इसका जोड़ भी क्या आ जाएगा, परमित आ जाएगा। जब ये बाउंडेड हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। जब ये परिबद्ध हो जाती है तो ये भी क्या हो जाएगी, परिबद्ध हो जाएगी। तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, इससे बड़ी अनुक्रम बनाते हैं। अगर हम इसका जोड़ नहीं जानते हैं तो तब फिर हम इस केस में इससे बड़ी अनुक्रम बनाते हैं, और ऐसी अनुक्रम बनाएंगे जिसका जोड़ आप निकाल सको। और जैसे ही इसका जोड़ निकल जाता है तो आप कह दोगे कैसी है, परिबद्ध। अब देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन था, एक फैक्टोरियल वाला था, इसका जोड़ आसानी से पॉसिबल हो जाएगा, 1/2 की फॉर्म में होगा, जीपी बनेगी और जीपी का nवां पद निकाल देना, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले केस में। अब देखो इस वाले केस की अगर मैं चर्चा करूं, यहाँ xn है, सबसे पहले x1 निकालो भाई। हाँ जी, यहाँ x1 बताओ कितना आएगा, बोलो x1, बोलो कितना आएगा, 1/2। सबसे पहले देखो यहाँ पकड़ो लास्ट वाली टर्म को, n का मान क्या रखा, 1, 1 + 1 1 + 1 1/2, यानी कि 1 + 1, ये लास्ट वाला ये है ना, n जुड़ रहा है, यहां तक खुलेगा, कहां तक खुलेगा, 1 तक। तो ये कितना आ जाएगा, बोलो 1/1 + 1 तक खुलेगा, तो कितना आ गया है, 1/2। अब इसके बाद x2 निकालो, x2 तो 2 रखेंगे ना, 2 + 2 तो कहां तक खुलेगा, 2 + 2 तक, ठीक है। तो कितना आएगा, 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस 1/2 + 2, यहां तक खुलेगा। जोड़ बढ़ता जा रहा है, n के मान बढ़ने के साथ साथ जोड़ बढ़ता जा रहा है। ये कितना आया, बोलो 1/3 + 1/4, कितना आया, बोलो 7/12। ये कितना आता है, बोलो 0.5, और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, बोलो 60, 10 बचेगा, हाँ, मतलब 12/7 = 84 समथिंग, 12/8 = 5.8 मतलब इससे बड़ा है। और 2 ही पद चेक कर लो, 2 ही पद चेक कर लिए, यहीं से पता चल गया।
x3 निकालते तो फिर निकाल के बता देता हूँ x3। अब n के स्थान पे कितना रखना पड़ता 3, तो 3 तक खुलता n+3, तो कितना आता फिर बोलो 3+1 3+2 और 3+3। भाई देखो सीधी बात है कि n+n जहाँ बन जाए वहाँ रोक देना, तो 3+3 बन गया रोक दिया, यहाँ 2+2 बन गया वहाँ रोक दिया, और यहाँ 1+1 बन गया वही रोक दिया। अभी कितना आया बोलो, इससे जोड़ लेना आपको 1/4 1/5 1/6, ये इससे बड़ा आएगा। तो यहाँ x1 से बड़ा है x2, x2 से बड़ा है x3, तो कैसी हो गई बोलो ये एकदिष्ट वर्धमान। अब चारों एग्जाम्पल आपके सामने ही लिखे हुए हैं ना, इनमें से कोई भी आता है तो आप आंसर लगा दोगे। अनुक्रम का कैसी है बोलो ये एकदिष्ट वर्धमान। कोई समस्या? अभी एकदिष्ट वर्धमान आपका हो चुका है, यहां तक तो किसी को आपत्ति नहीं है। अब एकदिष्ट वर्धमान के बाद अब मुझे परिबद्ध चेक करना है इस अनुक्रम का प्रत्येक पद। भाई नीचे तो किससे बड़ा है 1/2 से, तो यहां xn की जो वैल्यू है ना वो 1/2 के बराबर या 1/2 से बड़ी है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, यानी कि नीचे से परिबद्ध हो गया। किससे परिबद्ध है? नीचे से परिबद्ध। लेकिन एकदिष्ट वर्धमान होती है ना तो हमें नीचे से परिबद्ध से कोई मतलब ही नहीं होता, हमें तो किससे मतलब होता है? ऊपर से परिबद्ध से। अब ऊपर से परिबद्ध करना xn का मान। अजी xn का मान कितना था? सभी को पता है कितना था? n+1 n+2 n+3। अजी ये कितना था? n+n। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, अब इससे बड़ी श्रेणी बनानी है, इससे बड़ी श्रेणी बनाओ और इससे बड़ा मान ऐसा लो कि इनसे बड़ा हो वो, और उसका जोड़ फाइनाइट आ जाए। अगर उसका जोड़ फाइनाइट आ गया तो ये भी आपकी कैसी हो जाएगी? परिबद्ध। अब मुझे एक चीज बताओ, n बड़ा होता है कि n+1? n+1 बड़ा होता है। आप जानते हो कि भाई n+1 बड़ा होता है किससे? n से। अब n को इधर भेज दो, n+1 को इधर भेज दो, तो देखो 1/n बड़ा हो जाएगा 1/n+1 से। बताओ कौन बड़ा है? 1/n बड़ा होता है 1/n+1 से। या कॉमन सेंस लगा लो कि भाई इसमें n का भाग दे रहे हो, इसमें n+1 का भाग दे रहे हो, तो ये छोटी वैल्यू आएगी, ये बड़ी वैल्यू आएगी। अब मुझे बताओ 1/n किससे भी बड़ा होता है? बताओ n+2 से बड़ा होता है। 1/n किससे भी बड़ा होता है? बोलो n+3 से बड़ा होता है। क्योंकि क्यों 1/n में बना रहे हैं कि सब अगर मैं 1/n ले लेता हूं तो सब जुड़ जाएंगे, ऊपर बनेगा 1+1+1 n और नीचे भी n से n कट जाएगा, कितना आ जाएगा? जोड़ आ जाएगा। जब इससे बड़ी ये श्रेणी ली है उसका जोड़ एक आ रहा है जो वो ऊपर से 1 से परिबद्ध है, तो ये तो इससे छोटी है, तो ये भी किससे परिबद्ध हो जाएगी? 1 से परिबद्ध हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध होती है तो इसके कितने ऊपरी परिबद्ध निकलते हैं? अनंत निकलते हैं। मुझे तो एक ढूंढना है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि भाई इस अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है ना वो किससे छोटा आ रहा है? देखो 1/n+1 किससे छोटा होता है? 1/n से। ये दूसरा भी किससे छोटा होता है? बोलो 1/n से। ऐसे ही लास्ट वाला भी हमारा किससे छोटा हो जाएगा? 1/n से, ये वाला लास्ट वाला। अब इनका जोड़ करो, कितना आता है? नीचे तो लघुत्तम आ गया n, अब एक जोड़ रहा है आपका n बार, n ही पद है ना इसमें। देखो कहां से कहां तक है? 1 से लगाकर n तक, टोटल n पद है। तो 1 को n बार जोड़ो, 1 को 5 बार जोड़ोगे तो 5, 1 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10, तो कितनी बार आ जाएगा? n। तो कितना आ गया? बोलो 1 आ गया। तो इस अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है, तो दिस इम्प्लाइज xn जो है वो किससे छोटी आ रही है? 1 से, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब अनुक्रम आपकी कैसी है? एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट वर्धमान व ऊपर से परिबद्ध, एकदिष्ट वर्धमान व ऊपर से परिबद्ध, एकदिष्ट वर्धमान है व ऊपर से परिबद्ध है। तो देयरफॉर xn अभिसारी अनुक्रम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभी 3-4 लिख रहे हैं ना, इनसे बाहर नहीं जाएगा अनुक्रम में, अगर बन के भी आता है तो। एक फैक्टोरियल n वाला कन्वर्जेंट है और एक n+1 वाला कन्वर्जेंट है, वो दोनों कन्वर्जेंट नहीं थे। लिख लीजिए अगर लिखना जानते हैं तो। लिखना है इसको।
लिख लो इसको लिख लो। अभी 97 भी हो गया इसी के साथ, है ना। ये कह रहा है इज नॉट कन्वर्जेंट, क्यों नहीं है, कन्वर्जेंट है। इज नॉट मोनोटोनिक, क्यों नहीं है, मोनोटोनिक है, यानी कि वर्तमान है। फिर कह रहा है इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड क्यों भाई, नीचे 1/2 से बाउंडेड है, ऊपर भी 1 से बाउंडेड है, बाउंडेड है। तो 14 कह रहा है बाउंडेड, तो 97 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। 97 का आंसर क्या हो जाता है, फोर्थ हो जाता है। 97 भी इसी के साथ कर लेना, फिर बाद में कहो। 97 में तो आंसर आ जाएगा 4 इज बाउंडेड, और 91 में आ रहा है कन्वर्जेंट फर्स्ट, और 92 कराई दिया था फोर्थ, और 94 मैंने कराई दिया था, अभिसारी आई थी √n + 1 - √n, लिमिट कितनी आई थी इसकी 0, तो कन्वर्जेंट आई थी 76, क्वेश्चन नंबर 76 कराया था। ये लिख लेना ना साइड में, ये कॉन्सेप्ट यूज किया हमने। कर लोगे ना क्वेश्चंस, और पढ़ाऊं? और पढ़ा दें, ज़्यादा पढ़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, घर आज ही तो। हाँ तो 1 घंटा पहले जाओ, 1 घंटा पहले पहुंच जाओ घर, इतना ही तो अंदर पड़ेगा, तो चलाई करो। जब कभी आपने देखा हो कि भाई आपको पता है कि मुझे कहीं बाहर जाना है, घूमने जाना है जैसे, या कहीं जा रहे हो आप, तो सोचेंगे कि अभी तो 2 घंटे का समय है, अभी तो 3 घंटे का समय है, अभी 4 घंटे का, निकल जाएंगे। जब रहता है कि फिक्स समय 1 घंटा, अब तो पहुंचना ही पहुंचना, जब चाहे आपको वाहन मिले या ना मिले, फिर भी 1 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हो, कहीं भी जाना हो। जब तक आपके पास टाइम है, जब तक आप हाँ चलो चले जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है, चले जाएंगे बहुत टाइम है, चले जाएंगे बहुत टाइम है। और जैसे बिल्कुल वहाँ खड़े हो जाते हो ना कि अब हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है, फिर तो भले वाहन मिल या मत मिल, तब भी पहुँच जाते हो। क्या वो तो किस्मत खराब होती है। किस्मत बच्चों ने खराब करी ली, बच्चों ने क्या अच्छी की खराब हो गई, अब सब आलसी तो होते ही जा रहे हैं। और कबीर जी तो कह करे काल करे सो आज कर, आज नो कहें कि आज कहीं को करें कल नहीं करेंगे, उल्टा होता जा रहा है, कल कभी किसी का आता नहीं। और करनी कौन-सी होगा ना, किसमें तो मोस्टली आप वो लगा के आना, फिर अभिसारी दोनों 2010 का पेपर में बहुत क्वेश्चंस गलत आए थे उस टाइम, तो इसमें तो अभिसारी लगा के आना फर्स्ट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉसी सीक्वेंस। हाँ जी, कैसी है, कैसी है, वर्तमान है और कहाँ से परिबद्ध है, एक दृष्ट वर्तमान हो, ऊपर से परिबद्ध हो तो उच्चक को अभिसृत होती है। पढ़ाई कि नहीं पढ़ा, अपनी सुप्रीमम को कन्वर्जेंट होती है। दूसरी सीरीज ऐसी मानो कि दूसरी सीरीज ऐसी डेफिनेटली मिलेगी आपको, एक ऐसी कि जिसका जोड़ आप जानते हो और फाइनाइट आ जाए। अगर उसका जोड़ फाइनाइट आ जाएगा तो वह उससे छोटी होती है, तो वो उसका जोड़ भी फाइनाइट होगा, तो वो तो फिर मानना ही पड़ता है कुछ क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि 1/(n) वाले के लिए जीपी बनाते हो 1/2 से, और यहाँ से ये 1/n लेकर कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो सीधा सीधा पता है कि भाई 1/n इससे बड़ा होता है 1/n + 1 से 1/n + 2 से, तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया और लगा दिया। और एग्जामिनर पूछता है कि भाई इसकी लिमिट किससे किसके बीच में होगी, तो 1 के और 1/2 के बीच में, 1/2 और 1 के बीच में इसकी लिमिट आएगी, 1/2 और 1 के बीच में, क्योंकि ये मैंने ऊपरी परिबंध निकाला, उच्चक नहीं निकला, तो इसका जोड़ कैसे निकालूं, लिमिट कैसे निकालूं, वो निकल नहीं पा रही। तो मैंने क्या कहा, 1/2 और 1 के मध्य इसकी लिमिट आएगी, क्योंकि बाउंड्स के बीच में ही आती है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में। ठीक है भाई,
92 हो चुका था। ये लिख लिया ना। और 97 में 4 है ऑप्शन। हाँ जी, लोअर भी तो है 1/2 भाई जी। एक दिष्ट वर्धमान होती है तो वर्धमान होने के लिए पहले वो बाउंड से ही स्टार्ट होती है, और ऊपर से और हो जाए तो बाउंडेड हो जाती है। x1 की वैल्यू आती है ना तो लोअर बाउंड होता है या निम्नक होता है। वो लगाओ, अभिसारी लगाओ, दोनों होते हैं वैसे इसमें, बट अब तो अभिसारी कर लो। 1 और 4 दोनों होते हैं इसमें से। अभिसारी को वरीयता देना। वैसे दोनों ही है इसके आंसर। 2010 में पेपर ऐसा ही बना था, काफी क्वेश्चंस गलत थे इसमें। 91 में अभिसारी और कौशी दोनों दे रखे हैं ना ऑप्शन में। हाँ जी, इसके उच्चक और निम्नक करा दिया था मैंने। उच्चक आया था 3/2 और निम्नक 0 था। यही तो था, ये कराया हुआ क्वेश्चन है ना। क्या हुआ फिर 0 कहाँ है, फिर मिल ही नहीं रहा। इसमें क्या करें। देखो इसमें क्या होता है, 2 चीजों का ध्यान रखना है। देखो एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे हो, क्वेश्चन आप पढ़ते हो, खूब बारीकी से पढ़ते हो और एक ही बार पढ़ते हो और एक ही बार में, और थोड़ी जल्दबाजी भी रखते हो। शब्दों का खेल होता है। उच्चक एवं निम्नक का मान है, एक शब्द तो ऐसे लिखा है और एक लिखा है उच्चक व निम्नक का क्रम से मान है। सुप्रीमियम एंड इनफीमियम की रेस्पेक्टिवली वैल्यू पूछिए, यानी कि क्रम से। अगर क्रम से शब्द नहीं लिखा है तो उल्टा सीधा कैसे भी करके लिख सकता है एग्जामिनर, और अगर क्रम से लिखा हुआ है तो पहले उच्चक को ही लिख लेगा फिर निम्नक को ही लिखेगा। और एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि भाई क्रम से नहीं लिखा फिर भी पहले उच्चक को लिख दे और निम्नक को लिख दे, ठीक है। तो अगर इसमें पहले उच्चक और निम्नक लिखा होता तो वही ऑप्शन देते। यहाँ जैसे कि उच्चक 3/2 है लेकिन निम्नक 1 नहीं आ रहा। निम्नक कितना आता है इसका, 0 आता है। निम्नक कितना आता है, 0। तो इस कारण हमारे पास जो आंसर है फिर यही मिलेगा। ये तो इसका निम्नक है और ये इसका उच्चक है, पहली चीज। हाँ भाई, दूसरा केस, दूसरी बात याद रखो, कभी भी जब भी क्वेश्चन आता है ना, जब सेट में एलिमेंटों को लिखा जाता है तो करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर ये वाले ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ये ओपन इंटरवल को दर्शाता है, तो इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। तो दूसरी बात जो है, जैसे कि ये करली ब्रैकेट है तो ये भी कैसा ब्रैकेट होना चाहिए, करली ब्रैकेट होना चाहिए। ये सभी की सभी करली ब्रैकेट कर लेगा। तो वह क्वेश्चन टाइप होके आए थे 2010-11 वाले पेपर में, वहाँ बहुत गलती आती थी। इतने पढ़ने वाले बच्चे होते नहीं थे, कौन रेट लगाएगा जो आंसर मान लिया हो, और इतनी चीज़ें थी नहीं। अब तो खैर बहुत चीज़ें सुधर गई, अब तो मानेंगे नहीं जब तक आंसर सही नहीं करवा लेंगे। ये तो होता है। करली ब्रैकेट करना है इनको, है ना। 99 यही है। अब रेस्पेक्टिवली लगा दिया ना। द सुप्रीमियम एंड इनफीमियम ऑफ द सेट आर रेस्पेक्टिवली 3/2 0। तो 99 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब 0 3/2 भी है ऑप्शन में, देख लो, पर रेस्पेक्टिवली लगा दिया। 99 है ना, हो गया ना 99। 94 हो चुका था। 95 सिनेडी है, सिनेडी समेशन लग रहा है। 96 अनुक्रम है लेकिन फलनों की अनुक्रम है, FNX लगा हुआ है। 98 सीरीज है। 99 सुप्रीमियम इनफीमियम का केस है। अब इस खत्म हो गया ये तो, अब दूसरी PDF कल ही खोलेंगे। 96 में देखो FNX, भीतर देखो क्या लिख रहा है, FNX फलनों की अनुक्रम। या तो कहेगा फलनों की अनुक्रम या फिर FNX लिखा होगा। ये FNX ही तो है। FN इज ए फंक्शन ऑफ X,
एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जब भी तो आता है ये फलनों के अनुक्रम। तो देखो 94 का आंसर तो हो गया आपका कन्वर्जेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। 93 का आंसर हो जाता है आपका कितना, सेकंड। 99 का आंसर हो जाता है फर्स्ट, रेस्पेक्टिवली दे दिया, फर्स्ट भी ऑप्शन था नहीं सेकंड भी था। और ये मैंने कराई था 100 को भी देख लो, वास्तविक संख्या निकाय में विव्रत समुच्चयों के अनंत संग्रह का सर्वनिष्ठ आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। ओपन होता है क्या, जरूरी नहीं है। आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो उसने कहा है निश्चित रूप से एक विव्रत समुच्चय नहीं, सदैव एक समृद्ध समुच्चय नहीं, विव्रत समुच्चय होना आवश्यक नहीं। हाँ जी, तो थर्ड आंसर हो जाता है 100 का हो जाएगा थर्ड। 100 का क्वेश्चन क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है। आपने पढ़ा आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। यूनियन को अगर आप अनंत बार लेते हो तो वो ओपन आता है, लेकिन ओपन सेट का अनंत बार अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो वो ओपन आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। एक साइड से क्लोज हो सकता है, एक साइड से ओपन आ जाए, जैसे फाइनाइट एलिमेंट निकला था और ये एग्जाम्पल भी मैंने लिखाया था। तो 100 का हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। शेष कराऊंगा मैं आपको कल, और कल पहले मैं श्रेणियों को पढ़ा दूंगा। हाँ, कल मैं श्रेणियों को पढ़ा दूंगा, और श्रेणी को पढ़ाने के बाद कुछ मिक्सअप में भी ले लेंगे, कुछ अनुक्रम और श्रेणी के, इससे आपको फिर दिक्कत नहीं है ना।